कैसे हैं आप लोग। जोशी सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तराखंड वन दरोगा की तैयारी आप लोगों के सामने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से करवाई जा रही है। हम लोग यहाँ पर अल्टरनेट 2 या 3 डेज़ में आप लोगों के लिए एक वीडियो लाते हैं। हम लोग रेगुलर वीडियो इसलिए नहीं ला रहे हैं क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर बहुत कम समय दिया गया है और इस पर आप लोगों को बहुत सारा पढ़ना है, उसका आप रिवीजन कर सकेंगे, इसलिए हम आप लोगों को ज़्यादा वीडियो नहीं देते हैं। जो हमें इम्पोर्टेंट लगता है उसी पर चर्चा यहाँ पर कर रहे होते हैं। आज हम आपके सामने इस वीडियो के अंतर्गत 100 महत्वपूर्ण विज्ञान जगत से प्रश्न लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर ये 100 प्रश्न किसी ना किसी एग्ज़ाम में अगर आप देखेंगे आपको देखने को मिलेंगे। आप लोगों के लिए बेसिक साइंस के प्रश्न हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। कोई भी ये कमेंट मत करना कि सर ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, ये हमको आते हैं। तो बस मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ जिनको ये सिंपल क्वेश्चंस लग रहे हैं आप लोग किसी दूसरी वीडियो को जाकर देख सकते हैं, परंतु ये मैं सिर्फ विज्ञान के उन जो सीरियस स्टूडेंट हैं जो वन दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, जो आपके सामने हम लेकर आए हैं। दूसरा, आप लोगों से मैं एक महत्वपूर्ण चीज़ कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक कोट लिखा हुआ है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। काम ऐसा करो कि नाम हो जाए या फिर नाम ऐसा करो कि सुनते ही काम हो जाए। इन चीज़ों पर आपको गौर करना है कि आप लोगों को किस तरफ जाना है। देखो, काम करके अगर आप लोग किसी चीज़ का अपना नाम करते हैं तो उसी नाम से अगर आप देखेंगे आपका जितना भी आगे जो काम होने वाले हैं वो अपने आप स्वतः ही होते चले जाएंगे। यदि आप मानकर चल कि आप वन दरोगा जैसी पोस्ट को निकाल रहे हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आपकी आने वाली लाइफ, आपकी आने वाली पीढ़ी आपके साथ बहुत एक अच्छा, ये मान सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्म बन जाता है। यदि आप किसी जॉब पर नहीं हैं तो ये मानकर चलें कि वहाँ पर वो प्लेटफॉर्म बिल्कुल पूरी तरह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो आपकी मेहनत आपकी आने वाली पीढ़ी को यहाँ पर मानकर चलें एक प्लेटफॉर्म दे रही होगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेहनत करते रहें, सफलता ज़रूर मिलेगी। आज नहीं तो कल आपको सफलता मिलते रहेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे ये 100 प्रश्न आपके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि यहाँ से जो भी प्रश्न आपको बताया जाएगा ये बहुत सिंपल प्रश्न हैं और आपको ये प्रश्न आने ही चाहिए। कभी कभार हम ऐसे प्रश्न भी गलत करके आते हैं और टॉपिक जो मैं आपको बताऊंगा वो सारे टॉपिक आपको क्लियर स्वतः ही करने होंगे। ठीक है, देखते हैं अब हम जीव विज्ञान की परिभाषा की बात करते हैं। तो जीव विज्ञान किसके अंतर्गत आएगा? जीवधारियों के जब हम अध्ययन की बात करेंगे तो उसको हम जीव विज्ञान कहते हैं। इसकी पूरी पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री मिलने वाली है। आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको इसकी पूरी पीडीएफ मिलेगी। लगभग मैं आज 100 प्रश्न अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ और लगभग आज शाम को यहाँ पर जितने भी महत्वपूर्ण लॉजीज होंगी जिसको हम लोग कहते हैं सेरीकल्चर, एपीकल्चर, इन सब की जितनी भी बायोलॉजी की शाखाएँ हैं उन सबको हम लोग आज अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, जीव विज्ञान की परिभाषा की बात करते हैं तो जहाँ ऐसी शाखा जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जा रहा हो तो उसको जीव विज्ञान कहा जाता है। प्रश्न डायरेक्ट बनकर आएगा, जीवधारियों का अध्ययन निम्न में से किसे कहा जाएगा? तो यहाँ पर रसायन विज्ञान दे दिया जाएगा, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, या फिर आप लोगों का पारिस्थितिक तंत्र कह देंगे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जीव विज्ञान उसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया? अब यहाँ से 2 प्रश्न बन जाते हैं कि जीव विज्ञान के जो जनक हैं उनका नाम क्या है? जीव विज्ञान शब्द को पहली बार कौन लेकर आया? दूसरा, जीव विज्ञान कब आया? ये शब्द कब प्रयोग किया गया? ऐसी चीज़ें प्रश्न बहुत बार बनकर आते हैं। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए जीव विज्ञान शब्द का यानी बायोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग लेमार्क और टेवेनस ने किया था। इस चीज़ को देखना, अभी हम शब्द की बात कर रहे हैं, सिर्फ शब्द दिया था जीव विज्ञान शब्द का पहला प्रयोग यहाँ पर किसने यहाँ पर किया है? इस चीज़ को आप देखेंगे लेमार्क और टेवेनस ने किया था। अगर हम बात करते हैं जीव विज्ञान के जनक की तो जनक यहाँ पर अरस्तु, या जिसको हम एरिस्टोटल कहते हैं, याद रखना, अरस्तु इसके जीव विज्ञान के जनक हो जाएंगे।
ठीक है। अब हम बात करेंगे कब किया था, तो 1801 में किया था। इस चीज़ को आप लोग देख लेना। आशा करता हूँ मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा होगा। टॉपिक किस तरह बनाता है यहाँ पर एग्जामिनर, वो भी मैं आपको धीरे धीरे आगे बताता रहूँगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न आपके सामने अब दूसरा है कि जीव विज्ञान का जनक ये हमने बता दिया, अरस्तु को कहते हैं, एरिस्टोटल को कहते हैं। आगे चलते हैं। जीव विज्ञान की शाखा होती है एक एपीकल्चर। देखो मैंने कहा था एक टॉपिक, मैं टॉपिक भी बताता रहूँगा। तो ये टॉपिक है आप लोगों का एपीकल्चर, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर कहते हैं रेशम के पालन को, ऐसी करके एपीकल्चर कहा जाता है मधुमक्खी के पालन को। लगभग आपको पता होगा आपके कि सिलेबस में रेशम पालन है, कुक्कुट पालन जिसको यहाँ पर मुर्गी पालन कहा जाता है। अगर मैं बात करूँगा मधुमक्खी पालन, ऐसे जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन सब पर हम लोग एक वीडियो में अलग से चर्चा कर रहे होंगे। आज सिर्फ हम इतना कहना चाहते हैं कि लगभग 30 शाखाएं हैं। उन 30 शाखाओं में एक एपीकल्चर आती है, वो एपीकल्चर मधुमक्खी का पालन कहलाती है। इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने। अब आपको बताना है इनको नोबेल प्राइज़ कब दिया गया था। ऐसे प्रश्न आपके सामने बनकर आ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न ये भी बन सकता है इनको किस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था, ये भी आपको पता होना चाहिए। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है, ऐसे प्रश्न बहुत देखने को मिलेंगे आप लोगों को। तो शैवाल, देखो शैवाल और कवक से बनने वाला एक होता है लाइकेन। ये महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को देख लेना। लाइकेन होता है, ऐसे प्रश्न भी बन जाते हैं। लाइकेन किन दो का समजीवी है, चीज़ों को पता होना चाहिए। तो शैवाल और कवक का ये यहाँ पर एक मिश्रण होता है लाइकेन, इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। तो शैवाल से आयोडीन प्राप्त किया जाता है किसके द्वारा, लेमोनेरिया के द्वारा किया जाता है। आगे आता है चेचक के टीके का आविष्कार। देखो प्रश्न यहाँ से भी बहुत बार बना है। जैसे चेचक के टीके की बात की गई, आपको पता होना चाहिए कि आविष्कार से जितने भी प्रश्न हैं लगभग ये आप लोगों के मानकर चलें 100, पूरे 100 आविष्कार आपको अच्छे से कर जाने हैं। जिसके अंतर्गत लगभग ये मानकर चलें बायोलॉजी में 30 आविष्कार बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे ही 40 आप लोगों के रसायन विज्ञान में आविष्कार इंपॉर्टेंट हैं। और ऐसे ही करके मानकर चलें कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 30 या 35 आप लोगों के यहाँ पर फिजिक्स के अंतर्गत भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जो 30 आप लोगों के बायोलॉजी में हैं वो आज शाम आपको देखने को मिल जाएंगे आविष्कार के रूप में। चेचक का जो आविष्कार है वो एडवर्ड जेनर ने किया है। अब मैं बात करूँगा यहाँ पर आप लोगों से अगला प्रश्न, 1 किलो शहद में कितनी ऊर्जा होती है, तो 3500 कैलोरी होती है। देखो ये अगर आप लोगों ने पढ़कर नहीं गए होंगे ऐसे प्रश्न तो नहीं पढ़ पाएंगे। तो ऐसे प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, किसमें कितनी ऊर्जा होती है। अगर मैं बात करूंगा 1 ग्राम फैट में, 1 ग्राम अगर हम फैट की बात करते हैं कितनी होती है, 1 ग्राम हम यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं कितनी होती है, 1 यहाँ पर हम ग्राम प्रोटीन की बात करते हैं कितनी कैलोरी होती है। ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं आती हैं तो आप लोगों को दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत है। ये आप लोगों का किसके अंतर्गत आएगा, पोषण के अंतर्गत देखने को मिलेगा। ये पोषण के अंतर्गत आप लोगों को बिल्कुल देखने को मिल रहा होगा। एनसीईआरटी की किताब में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, हमने भी अपने नोट्स में इसको अच्छे से बनाया है। आप हमारे नोट चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पर विजिट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। सबसे बड़ा सर्प कौन सा है, सब जानते होंगे अजगर होगा। ये सरीसर्प के अंतर्गत आते हैं, आप लोगों को पता होगा। सरीसर्प के अंतर्गत आते हैं, एक वर्ग है सरीसर्प, उसके अंतर्गत आप लोगों को ये देखने को मिलेंगे। आगे चलेंगे। सबसे अधिक उम्र तक जीवित रहने वाला कशेरुकी कौन सा है, महत्वपूर्ण है और ये आपको पता होना चाहिए। कब तक ये जीवित रहता है, तो कछुआ हो जाएगा। अरस्तु के द्वारा समस्त जीवों को कितने समूह में विभाजित किया गया है, तो 2 समूह में किया गया है, जंतु जगत और यहाँ पर आप लोगों को पता होगा वनस्पति जगत। इस चीज़ को आपको अच्छे से करके जाना है। अब इसके अंतर्गत आप लोगों को क्या क्या करना है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। प्लांट किंगडम के अंतर्गत आप लोगों के इसके हार्मोन करके जाने हैं और इसके भी हार्मोन करके जाने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके भी प्रकार कर लीजिए, इसके भी प्रकार कर लीजिए।
इसके प्रकार के अंतर्गत यदि मैं बात करूं, इनके रोगों के बारे में कर लीजिए और जंतु के रोगों के बारे में कर लीजिए। इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने अपने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, आप वहां जाकर आराम से देख सकते हैं। आगे चलते हैं। जीव विज्ञान के आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो लीनियस को कहा जाता है। इस चीज़ को देख लेना। मैंने कहा था जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। जीव विज्ञान के आधुनिक वर्गीकरण के पिता कौन हैं? उनको लीनियस कहा जाता है। इस चीज़ को आप देख लेना। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम सबको पता होगा। वैज्ञानिक नाम में पहला क्या होता है, दूसरा क्या होता है? इसमें जो पहला होता है ये आप लोग के कैपिटल होते हैं। इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। कौन सा वंश होता है, कौन सी जाति होती है, ये आपको पता होना चाहिए। पहले जाति लिखी जाती है या वंश लिखा जाता है, ये सब आपको अच्छी तरह पता होने चाहिए। अभी यहाँ पर मनुष्य का पूछा गया है, बंदर का पूछ सकते हैं आप लोगों से, यहाँ पर किसी भी चीज़ का पूछा जा सकता है। ये चीज़ को आपको पता होना चाहिए। आम का पूछ लेते हैं कभी कभार, गेहूँ का पूछ लेते हैं, गेहूँ का वैज्ञानिक नाम। ये सारे आपको देखो कुछ इंपॉर्टेंट ही हैं, उनको पढ़कर जाना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऐसे प्रश्न बहुत बार बने हैं। ये भी बायोलॉजी की शाखा है। इसके अंतर्गत बात करेंगे तो कोशिका विज्ञान इसके अंतर्गत आएगा। फल का निर्माण कहाँ होता है? फल का निर्माण अंडाशय के अंतर्गत होता है। पत्ती का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाना पत्ती का कार्य होता है। अब देखो यहाँ पर आप लोगों को ये पता होना चाहिए प्लांट के अंतर्गत उसके कार्य। तो यहाँ पर एक आता है फिलोएम। फिलोएम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे बहुत बार पूछा जाता है। जाइलम पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण आप लोगों से पूछा जाता है। देखो ये महत्वपूर्ण है। कुछ कुछ चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है जो हर बार प्रश्न बनते ही हैं। तो आपको प्लांट के अंतर्गत होने वाले सभी कार्य करके जाने होंगे। उसके अंतर्गत कैसे करके जड़ों से पोषक तत्व किसके द्वारा लाया जाता है, कैसे करके प्रकाश द्वारा भोजन पूरी बॉडी में पत्तों द्वारा अन्य भागों तक पहुंचाया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको प्रकाश इस पूरे प्लांट के अंतर्गत पढ़नी होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। वायु पर्यावरण का कौन सा घटक है? देखो ये आपके लिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ये अजैविक घटक है। अब आपके प्रश्न ये बन जाएगा अजैविक घटक कौन कौन से होते हैं और जैविक घटक कौन कौन से होते हैं। जैविक घटक मैं आप लोगों से एक बार बता देना चाहता हूँ, जो लोग सांस लेते हैं, जो लोग सांस लेते हैं ये मानकर चलें वो यहाँ पर आप लोगों के क्या हो रहे होंगे। और जो लोग जिनके अंदर ये मानकर चलें जिनके अंदर CO2 और O2 का यहाँ पर आदान प्रदान होता है, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आएंगी? जैविक के अंतर्गत आएंगी। और जैविक घटक के अंतर्गत वह चीज़ें आती हैं जो यहाँ पर अचल होती हैं, जो चल नहीं पाती हैं। इस चीज़ को देख लेना। और दूसरा यहाँ पर कुछ चल होती हैं और अचल और चल में कौन कौन सी होती हैं ये मैंने अपने प्लेलिस्ट में आपको अच्छे से समझाया है, आप वहां जाकर इसको देख सकते हैं। अभी पूछा गया है वायु, पानी, समुद्र, ये सारी अजैविक घटक के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। पर्यावरण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1986 के अंतर्गत ये पारित किया गया था, आपको पता होना चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। अभी 2 दिन बाद आने वाला है, इस चीज़ को आपको पता होना। आज 4 है, कल आपको देखने को मिलेगा विश्व पर्यावरण दिवस। इसलिए आप लोगों को हर किसी को एक पौधा जरूर लगाना चाहिए अपने जीवन काल में। एक पौधा लगाना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए विश्व पर्यावरण दिवस आपको कल देखने को मिलने वाला है। 5 जून को पर्यावरण दिवस है। आगे चलते हैं। भूमि का विकृत रूप क्या कहलाता है? भूमि का विकृत रूप क्या कहलाता है? मृदा प्रदूषण कहलाता है। अब मृदा प्रदूषण क्या है? अपरदन अपरदन क्या होता है? ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। मृदा अपरदन क्या होता है? यहाँ से प्रश्न बहुत बार बनकर आते हैं। जितनी भी आपकी आपदाएं हैं, याद रखना आपदाओं से प्रश्न बहुत बनकर आएंगे। लगभग 4 या 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो सारी जितनी भी हैं वो आपको करनी चाहिए। यदि आपको इस रिलेटेड में कोई भी बात करनी है आपदाओं से रिलेटेड में, तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम आपके लिए जोशी सर क्लासेस देवभूमि है, आराम से सर्च मारिए। लगभग आप लोगों के वहाँ पर 200 सब्सक्राइबर हमारे विज्ञान, सिर्फ विज्ञान जो आपके क्या कहते हैं वन दरोगा के हैं, वो विद्यार्थी हमारे साथ उसमें जुड़े हुए हैं। मैं उनके लिए रोज़ डेली यहाँ पर कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ।
आप उससे जुड़िए, ये आपको यहाँ पर बेनिफिट करेंगे। आगे चलेंगे। जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था, ये महत्वपूर्ण है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय प्राणी विन्यास सर्वेक्षण कहाँ स्थित है, ऐसे प्रश्न बहुत बार बन जाते हैं। तो कोलकाता के अंतर्गत स्थित है। सारे संस्थान जो आप लोगों के लिए क्या कहते हैं, जो भारत के अंतर्गत विज्ञान से रिलेटेड हैं, चाहे वो इसरो है, डीआरडीओ है या फिर जितने भी संस्थान हैं, जैसे कि आप लोगों का सौर ऊर्जा से रिलेटेड है, ये सारे आप लोगों को इस बार प्रश्न बन सकते हैं। तो आपको सारे संस्थान भी कर जाने हैं। ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत कौन सा है, ऊंची आवाज़ या शोर, याद रखना ये महत्वपूर्ण है। और ध्वनि प्रदूषण किसके अंतर्गत आता है, ये आपको मुझे कमेंट सेशन पे बताना है। आगे चलेंगे। रक्त का रंग लाल क्यों होता है, सबको पता होना चाहिए, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। पत्तों का हरा रंग क्यों होता है, आपको मुझे कमेंट सेशन पर बताना है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला जो लौह यौगिक है वो कौन सा है, हीमेटिन है। इस चीज़ को देख लेना। आगे चलेंगे। रक्त किस प्रकार का ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक होता है रक्त। आगे चलते हैं। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। अब आपको यहाँ पर एक टॉपिक मिल गया, पीएच। याद रखना पीएच क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है, ये आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि जैसे अगर मैं आपसे कहूँगा नींबू का पीएच मान कितना होता है, सिट्रिक एसिड का कितना होता है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से कर जानी चाहिए। लगभग यहाँ पर मैं मानकर चलता हूँ कि 50 पीएच आप लोगों को पूरी अच्छी तरह पता होनी चाहिए अलग अलग। जैसे रक्त का पीएच है तो 7.4 है, अम्ल वर्षा का कितना है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। रक्त बिंबाणु की मृत्यु कहाँ पर होती है, पीलिया के अंतर्गत होती है। रक्त बिंबाणु का मुख्य कार्य क्या होता है, रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। रक्त का थक्का यहाँ पर विटामिन के द्वारा भी, इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए, इसकी कमी से रक्त का थक्का यहाँ पर नहीं बन पाता है। विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। थैलेमस का क्या कार्य है, दर्द, ठंडा तथा गर्म की पहचान करना, लगातार डीएसटी। और इस चीज़ को देख लेना, उल्टियाँ, यहाँ पर इस चीज़ को बहुत महत्वपूर्ण हो रहा होगा, 30वें का उत्तर। ठीक है, आगे चलते हैं। मनुष्य में श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, फेफड़ा या फुसफुस। आगे चलते हैं। मनुष्य में अवशेषी अंग कौन सा है, कर्णपल्लव इसके अंतर्गत आएगा, कर्णपल्लव महत्वपूर्ण इसके अंतर्गत आ रहे होंगे। महिलाओं में मासिक धर्म की अवधि सबको पता होना चाहिए, 28 दिन होती है। महिलाओं में गर्भ अवस्था की जो कितनी अवधि होगी, यहाँ पर 266 से 270 हो रही होगी। आगे चलते हैं। टिकाऊ विकास के मुख्य 5 क्षेत्र कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं, जल है, ऊर्जा है, स्वास्थ्य है, कृषि है और जैव विविधता है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, आपको एक कमेंट सेशन पर बताना है। आगे चलते हैं। सर्वप्रथम जैव विविधता का प्रयोग किसने किया था, तो ई.ओ. विल्सन ने किया था। सर्वप्रथम जैव विविधता का प्रयोग किसने किया था, ई.ओ. विल्सन के द्वारा किया गया था। उड़ने वाली मछली कौन सी है, इक्सोइट्स, याद रखना इक्सोइट्स इसका हो रहा होगा, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है। क्षय रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, सबको पता है, टीबी की बात की गई है। अब आपको ये बताना है, क्या भारत हमारा टीबी मुक्त हो चुका है या फिर कब तक इसको भारत में टीबी मुक्त करने के हम लोगों ने जो पूरा करते हैं वो कौन सा वर्ष है, जल्दी बताएं। टीबी मुक्त भारत कब तक हो जाएगा या हो चुका है, आप मुझे कमेंट सेशन पर ज़रूर बताएं। इन दोनों में से एक चीज़ हो सकती है, या तो टीबी मुक्त भारत हो चुका है या फिर 2028-2025 कब तक वो टीबी मुक्त हो सकता है, जल्दी मुझे कमेंट सेशन पर बताएंगे। आगे चलते हैं। क्षय का लक्षण, क्षय रोग का लक्षण क्या है, बार बार खांसी, कफ और रक्त निकल सकता है उसमें, याद रखना ये महत्वपूर्ण है, ये टीबी के अंतर्गत होता है।
हैजा रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत होती है। मटर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? अब प्रश्न यहाँ से बन जाएगा, मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, बंदर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये अभी आप लोगों से यहाँ पर प्राणी के अंतर्गत, यहाँ पर सॉरी प्लांट के अंतर्गत पूछा गया है, तो प्लांट के जितने भी गुणसूत्र हैं वो सारे कर लीजिए, जंतु के जितने भी गुणसूत्र हैं वो सारे कर लीजिए। घोड़ों के अंतर्गत कितने गुणसूत्र हैं, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। मनुष्य में लगभग कितने अवशेषी अंग पाए जाते हैं? तो यहाँ पर बात करेंगे तो 100 पाए जाते हैं। आगे चलते हैं, रेजिन किस प्रकार के पौधों से निकलता है? शंकु के पौधों से निकलता है। सेब का खाने वाला भाग सबको पता होना चाहिए, ऐसे ही पूछा जाता है। यहाँ पर पूछा जाता है कि सेब के खाने का भाग कौन सा होगा? पुष्पासन। इस चीज़ को देख लेना, बहुत बार ये बन चुका है ये प्रश्न, ठीक है। हैजा रोग का लक्षण बात करेंगे तो यहाँ पर लगातार DST और उल्टियाँ इसके अंतर्गत आ रही होंगी, ठीक है। आगे चलेंगे, वहाँ पर अभी हमने बात करी थी थोड़ी देर पहले, एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने बात करी थी, यहाँ पर इस चीज़ को देख लेना, ये थैलेमस का कार्य था दर्द, ठंडा और गर्म की पहचान करना, और ये लगातार DST और उल्टियाँ ये हो रहा होगा, हैजा का कारण होता है, ठीक है। हैजा रोग का कारण होता है। थोड़ा सा हमसे यहाँ गलती हो गई थी, इस चीज़ को हमने पूरा अभी सुधार दिया है, इस चीज़ को देख लेना। हैजा रोग का कारण होता है लगातार DST और उल्टियाँ इसके अंतर्गत आ रही होंगी, ठीक है। आगे चलते हैं, हम यहाँ पर देखेंगे जो हमारा अगला प्रश्न है, पोषण पदार्थ किस को कहते हैं? पोषण पदार्थ वह पदार्थ जो जीवों में विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों का संचालन एवं संपादन के लिए आवश्यक होते हैं, वह पोषण तत्व या पोषण पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ग्लूकोज के एक अणु में श्वसन के कितने ATP अणु होते हैं? आपको पता होना चाहिए, 38 ATP इसके अंतर्गत बिल्कुल सही उत्तर है। 36 होते हैं, वैसे याद पता होगा यदि आपने पूरा करा होगा। उसमें 2 ATP यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा कैसे करके इसमें जुड़ जाता है, यह आपको पाचन क्रिया के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो 38 ATP यहाँ बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलेंगे, ठीक है। श्वसन किस प्रकार की क्रिया है? उपापचय क्रिया कहलाती है। उपापचय क्रिया इसी के अंतर्गत है। प्रकाश रासायनिक क्रिया का एक अन्य नाम यहाँ पर देखेंगे तो हिल क्रिया हो रहा होगा। वन उत्पादन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो रांची के अंतर्गत है। देखो मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। वन उत्पादन केंद्र आपका बहुत लोग देहरादून डालाते हैं, परंतु ये रांची के अंतर्गत स्थित है, ठीक है। भौतिक विज्ञान किसे कहा जाता है? अब हम कुछ प्रश्न भौतिक विज्ञान के देख लेते हैं, ठीक है। भौतिक विज्ञान किसे कहा जाता है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। आगे चलते हैं, किसी राशि के मापन का निर्देशन मानक को क्या कहा जाता है? तो उसे मात्रक कहा जाता है। सारे मात्रक करके जाने हैं, 7 मूल मात्रक हैं, और लगभग इनसे होने वाले व्युत्पन्न मात्रक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग वो 100 से ज़्यादा हैं। और ये मानकर चलें, यहीं से एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा इस मात्रक वाले टॉपिक से, ठीक है। आगे चलते हैं, ऊर्जा का SI मात्रक जूल है, सबको पता होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलेंगे, कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है? यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। उपग्रह का कक्षीय चाल किस पर निर्भर करता है? पृथ्वी तल से ऊंचाई, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट हो रहा होगा। दाब किसे कहते हैं? दाब किसे कहते हैं? किसी सतह के एकांत क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को। ये मान लो एक यहाँ पर एकांत क्षेत्रफल है, इसके एक इकाई पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो भी ऊपर की ओर अगर हो रहा होगा तो उसे दाब कहा जाता है, जिसको हम प्रेशर कहते हैं, ठीक है। इसलिए F बराबर यहाँ पर क्या होगा? F/A हो रहा होगा। इस चीज़ को आप लोग देख लेना, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसे देख लेंगे कि पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई का क्या कारण होता है? वायुमंडलीय दाब पर जो कमी हो जाती है। जैसे अब यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि खाना बनाते समय अगर कुकर
देखेंगे तो बहुत अधिक समय लगता है, और वही अगर हम लोग तराई क्षेत्र में आ जाते हैं तो वहाँ कम हो जाता है, क्योंकि पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी। और यहाँ पर बात करेंगे तराई क्षेत्र में तो वायुमंडलीय दाब की उसकी अपेक्षा में यहाँ पर अधिक हो रहा होगा, इसलिए तराई में जल्दी खाना पक जाता है। इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। प्रश्न बनते हैं, पास्कल का नियम संबंधित है द्रव दाब से। दाब का एसआई मात्रक सबको पता होना चाहिए, पास्कल है। वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापते हैं, बैरोमीटर से मापते हैं। पानी की भरी बोतल में सबसे अधिक दाब कहाँ पर होता है, बोतल की पैंदी पर। इस चीज़ को देख लेना, ये प्रश्न बहुत बार बनकर आते हैं ऐसे ही प्रश्न। तो आगे चलते हैं, द्रव की शुद्धता की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है, सबको पता होना चाहिए, लैक्टोमीटर इसका सही उत्तर होगा। घनत्व की सूत्र क्या है, घनत्व का सूत्र आपको पता होना चाहिए, डी बराबर आप लोगों का यहाँ पर द्रव्यमान अपॉन यानी मास अपॉन यहाँ पर वॉल्यूम हो रहा होता है। प्रश्न यहाँ से भी बन जाते हैं, कभी कभार आपको मास दे देते हैं, डी दे देते हैं, वॉल्यूम पूछ लेते हैं। तो ऐसे ही प्रश्न, बहुत छोटे छोटे प्रश्न आपसे न्यूमेरिकल में पूछे जाएंगे, उसका डरना नहीं है। यदि आपको फॉर्मूला आता है तो डायरेक्ट फिट हो जाते हैं। पारे का हिमनांक कितना होता है, 39। देखो ऐसे प्रश्न बन जाते हैं, ये प्रश्न आपको पढ़ के जाने हैं। कुछ ही यहाँ पर धातुएं हैं, कुछ ही चीज़ें हैं जिनके यहाँ पर आप लोगों से हिमांक और क्वथनांक पूछे जाएंगे, वो सारे आपको पढ़ के जाने हैं। नहीं तो हम एक दिन अलग से वीडियो पूरी बना देंगे जिसमें आप लोगों के जो इम्पोर्टेंट हिमनांक हैं और क्वथनांक हैं वो सारे आपके सामने लेकर आएंगे। जैसे कांच का पूछ लिया जाता है, कांच का पूछ लिया जाता है, ऐसे प्रश्न बहुत बार बनकर आते हैं। गरम सूप स्वादिष्ट क्यों लगता है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। पृष्ठ तनाव के कारण, आपके जीभ में पृष्ठ तनाव के कारण वहाँ पर गर्म चीज़ जैसी लगती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण कम होने के कारण वहाँ पर क्या होगा आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, वो पूरी तरह उसमें फैल जाता है और यहाँ पर गर्म सूप जो होता है वो आपको स्वादिष्ट लगने लगता है। तो इसका कारण क्या है, पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। शयान बल किसे कहते हैं, किसी द्रव का गैस की दो क्रमागत परतों के बीच उनकी आपेक्षिक गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को शयान बल कहते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, किसी द्रव का गैस की दो क्रमागत परत, मान लो एक गैस की दो क्रमागत परतें हैं, इनके बीच यहाँ पर क्या है, द्रव है, और इनके बीच जो लगने वाला जो घर्षण, अपेक्षित गति का जो विरोध करने वाला घर्षण बल है, इसी को शयान बल कहते हैं। याद रखना, ये तो गैस है, गैस की दो क्रमागत परतें हैं, उनके बीच में यदि हम कोई द्रव डाल रहे हैं और इन दोनों से होने वाला एक घर्षण निकल रहा है, वही शयान बल कहलाता है। आगे चलते हैं, एक आदर्श तरल की श्यानता कितनी होती है, तो शून्य होती है। परम ताप की कितनी होती है, शून्य होती है। और ये क्या होते हैं, जितने भी आइडियल होते हैं ये इम्पॉर्टेंट, ये मानकर चलें, इनका होना पॉसिबल नहीं है, परंतु इन चीज़ों पर माना गया है कि आदर्श, ये सिर्फ हमने मान लिया है कि ये शून्य होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, धारा द्रव्य प्रवाह के महत्व वेग को क्या कहते हैं, क्रांतिक वेग कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट, देखो ये डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं, सीधे प्रश्न ये बनेगा, धारा द्रव प्रवाह के महत्व वेग को क्या कहा जाता है। वहाँ पर बहुत सारे वेग दिए होंगे, क्रांतिक वेग दिया होगा, आप लोगों को विस्थापन दिया होगा, नॉर्मल वेग दिया होगा। यदि आपने पढ़ा होगा तभी आप लोग इसको कर पाएंगे, यानी आपको परिभाषा भी सबकी आनी चाहिए। आगे चलते हैं, ध्वनि की तीव्रता व्यक्त करने को क्या करने का क्या मात्रक है, तो बैल है। आगे चलते हैं, जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, चीज़ को देख लेना। 1483 इसका सही उत्तर हो रहा होगा। आगे चलेंगे, ठीक है, लोहे में ध्वनि की बात करेंगे, लोहे में ध्वनि की बात करते हैं तो चाल की बात करेंगे। लोहे में जो ध्वनि की चाल है 5130 मीटर प्रति सेकंड हो रहा होगा। ठीक है, 5130 यानी 5130 मीटर प्रति सेकंड होता है। जूल का मान कितना होता है, 4.186 जूल प्रति कैलोरी इसका मान होता है। ये इम्पोर्टेंट कहूँगा मैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्ट बनने वाले प्रश्न इसी के अंतर्गत आते हैं।
ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो ये वैसे भी प्रश्न आते हैं, सुचालक, कुचालक कौन कौन से हैं, ये सारे आपको पढ़कर जाने हैं। ये आपके पूरे सिलेबस पर बनाए गए प्रश्न हैं, इस चीज़ को आप लोग देख लेना। ठीक है, चांदी इसका सही उत्तर होगा। ऊष्मधारिता, ऊष्मधारिता तो ये मानकर चलें यहाँ से प्रश्न पिछली बार बनकर आया था, तो इसका मात्रक क्या है? जूल और केल्विन है। और यहाँ पर आपको इसके अंतर्गत जितने भी फॉर्मूले मिलेंगे वो सारे कर लेना, वहाँ से आप लोग के न्यूमेरिकल भी देखने को मिल सकते हैं। ऊष्मधारिता से न्यूमेरिकल भी आते हैं। ठीक है, 75 की बात करते हैं। पूर्णतः कृष्ण पिंड की अवशोषकता कितनी होती है? 1 होती है। आगे चलेंगे। प्रकाश क्या है? यह एक ऊर्जा है। ठीक है, बहुत बार बनता है। प्रकाश क्या है? यह एक ऊर्जा है। प्रकाश किस प्रकार की यहाँ पर तरंग है? तो आपको पता होना चाहिए, ये अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट है, चीज़ को देख लेना। अनुप्रस्थ तरंग कौन सी हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे कौन सी हैं? उनके उदाहरण मैं एक दिन आपको अलग से करवाने वाला हूँ। देखो, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्रश्न वहाँ से डैम श्योर 100% बनकर आते ही हैं। तो वो वीडियो मैं सिर्फ आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। यदि आपको हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, यदि आप चाहते हैं कि PDF से आप जुड़ें, तो आप हमारे जोशी सर क्लासेस देवभूमि से जुड़ सकते हैं। वो हमारा पूरा टेलीग्राम का नाम है। आप वहाँ पर जुड़ें, वहाँ पर हमारे द्वारा बात कर सकते हैं हमसे, आप हमसे पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। वहाँ हमारे गाइडेंस द्वारा आपको पूरा समझा दिया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रकाश की वेग की गणना सबसे पहले किसने की थी? तो रोमन के द्वारा की गई थी। इस चीज़ को आप लोग देख लेना। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का पारस कितना होता है? 39, याद रखना। 3900 एमस्ट्रॉन्ग से यहाँ पर 7800 एमस्ट्रॉन्ग के अंतर्गत होता है। बहुत बार ये इंपॉर्टेंट आ जाता है, इस चीज़ को देख लेना। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का जो पारस है, इसको भी मैं इंपॉर्टेंट कहूँगा। ऐसे प्रश्न आते हैं डायरेक्ट आपके प्रश्न में। इंद्रधनुष के अंतर्गत आपको पता होना चाहिए विवग्योर होता है, और ये यदि आपने करा होगा, ये सारा इंपॉर्टेंट है। इनकी जो तरंग दैर्ध्य के आधार पर जो जो चीज़ें हैं, इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो कौन सा रंग दिखाई नहीं देता? तो काला रंग दिखाई नहीं देता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूरबीन का आविष्कार कहाँ हुआ था? दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो द्वारा किया गया था। कब किया गया था? ये कमेंट सेशन पर तुरंत बताएंगे, तो ये मानकर चलें आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो रहे होंगे। देखो, जो सीरियस स्टूडेंट है वो हमेशा हमारे जो मैं प्रश्न पूछता हूँ वो कमेंट पे ज़रूर लिखता है। ये मानकर चलें, इससे आप लोगों को ही याद होता है, इससे हमारा कुछ नहीं जाता, परंतु हम लोग आपको क्वेश्चंस बार बार इसलिए देते हैं कि आप लोग कंफ्यूज हो रहे हों और वहाँ पर थोड़ा सा खुद भी करें उस चीज़ को। देखो, हम लोग यहाँ पर इसके बगल में लिख आते इसका सन, परंतु ये आपको खुद से भी करना चाहिए। दूरबीन का आविष्कार कब हुआ था? ये भी प्रश्न बन सकता है। किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। ठीक है, प्रकाश की गति किसके अंदर न्यूनतम हो जाती है? पता होना चाहिए, कांच के अंतर्गत। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। रंगीन टेलीविज़न में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? लाल, हरा, नीला। इसको तो आप लोग इम्पोर्टेंट माने, बहुत इम्पोर्टेंट माने, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रथम रंग कहलाते हैं, याद रखना। प्रथम रंग भी यही कहलाते हैं, लाल, हरा और नीला, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, धूप में चश्मे की क्षमता जो होती है वो कितनी होती है? धूप वाले जो चश्मे, सॉरी ये चश्मा है, ठीक है, चश्मे की जो क्षमता होती है कितनी होती है? 0 डायोप्टर। इम्पॉर्टेंट है, प्रश्न ऐसे भी बन जाते हैं। ठीक है, लाल कांच को अधिक ताप तक गर्म करने पर वह कैसा रंग देगा? ऐसे प्रश्न भी दिखेंगे आप लोगों को। देखो, सारे प्रश्न आप लोगों को अच्छे लग रहे होंगे। यदि आप लोगों को चाहिए, देखो यहाँ से टॉपिक क्या आएगा, यहाँ पर तो हरा रंग दे दिया हम लोगों ने क्योंकि ये सामने है। प्रश्न वहाँ पर कुछ ही पूछा जा सकता है कि कोई हमने किसी चीज़ को जलाया, उससे निकलने वाली रंग कैसी थी, उससे निकलने वाली गंध कैसी थी, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। उसकी गंध कौन सी है, उसकी रंग कौन सा है, ऐसे प्रश्न बहुत बार बनते हैं, चाहे वो केमिस्ट्री के अंतर्गत हो, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हो, यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, चुंबक लोहे अपनी ओर आकर्षित करती है, इस गुण को कहते हैं चुंबकत्व कहा जाता है। चुंबकत्व इसका सही उत्तर है। आगे चलते हैं, चुंबकत्व का क्या कारण होता है? अवशेषों की गति इसका सही उत्तर हो रहा होगा। ठीक है,
चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस कहलाता है। इस चीज़ को देख लेना, ये इम्पॉर्टेंट है, ये प्रश्न बन जाता है। चुंबकीय क्षेत्र बी से डिनोट किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र ई से किया जाता है। ये आप लोगों को 10th के अंतर्गत देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के रूल, दाएं हाथ के रूल, ये सारे इसके अंतर्गत इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। आगे चलेंगे। मंदाकिनी का निर्माण किससे होता है? इम्पॉर्टेंट है। 98 भाग तारों से, शेष 2 भाग गैस और धूलों से। याद रखना, मंदाकिनी हमारी कौन सी है, इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। गैलेक्सी की बात की जा रही है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? ये भी प्रश्न बनते हैं। तो 2.54 सेंटीमीटर होते हैं 1 इंच के अंतर्गत। ठीक है, आगे चलेंगे। गामा किरणों की खोज किसने की थी? बैकुरल के द्वारा की गई थी। लगभग मैं यहाँ पर 3 या 4 ऐसे तो ले आया हूँ जो खोज वाले हैं। अभी हम आगे 5 दिन और आपके लिए लेकर आने वाले हैं। ये पहला पार्ट है और लगभग 5 पार्ट तक आपको यहाँ पर ये मानकर चलें, मतलब ये मानकर चलें 20 या 30 खोज आपको देखने को मिल जाएंगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खोज हैं, इस चीज़ को मानकर चलें। गामा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। गामा किरणों के उपयोग पूछ लिए जाते हैं, एक्सरे किरणों के उपयोग पूछ लिए जाते हैं। जितने भी ये किरणें हैं लगभग कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हैं, कौन किसको भेद पाती है, कौन इसमें सबसे छोटी होती है, कौन इसमें सबसे बड़ी किरणें होती हैं, ये सारी आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो में लेकर आऊँगा। यहाँ से प्रश्न बने हैं पिछली बार, इस चीज़ को मानकर चलें। ठीक है, तो हम लोग इसकी एक अलग से वीडियो लाएंगे। अभी आप लोग इतना कर लें कि गामा किरणों की खोज बैकुरल ने की थी। हम इसकी एक अलग से वीडियो लाएंगे, उसमें हम इससे अच्छे से चर्चा कर रहे होंगे। चीनी का घुलना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन की एक लिस्ट बना लीजिए, वहाँ से प्रश्न आपको डैम श्योर देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कोयले का जमना बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, रासायनिक परिवर्तन होगा। बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन कहलाता है। याद रखना, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। प्रकृति में जल कितनी अवस्थाओं में होता है? सबको मैंने बताया था, अपने मेरे लेक्चर में जाकर देखें, वहाँ मैंने 9th क्लास के सारे रसायन विज्ञान का लेक्चर डाल दिया है। आप प्लेलिस्ट वन दरोगा में जाकर देख सकते हैं, उसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ठोस, गैस और द्रव, इनकी मैंने वहाँ पर टाइप्स भी करवाए हैं। मैंने वहाँ पर इनके क्या कहते हैं, इन तीनों में क्या अंतर है, उसको भी मैंने अच्छे से वहाँ पर बताया है, जाकर देख सकते हैं। बहुत अच्छी वीडियो है वो। आगे चलते हैं। आंसू गैस का क्या नाम है? इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। आंसू गैस जब कभी बहुत सारे दंगे हो जाते हैं या फिर मानकर चलें बहुत बड़े बड़े जुलूस होते हैं जिसमें दंगे की यहाँ पर जब लगती है पुलिस को, तो पुलिस वहाँ पर आंसू गैस के गोले फेंकती हैं। वो होता क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। इस चीज़ को देख लेना, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, जिससे आंखों पे चौड़ी लगती है और आंखों से आंसू आने लग जाते हैं, इसलिए आंसू गैस है। खाने पचाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? इस चीज़ को पता होना चाहिए। ये HCl है, इस चीज़ को देख लेना, ये HCl है। HCl आपके यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे चलते हैं। पीएच मूल्यांक क्या दर्शाता है? किसी घोल का अम्लीय या क्षारीय होना इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बारूद बनाने में किस लवण का उपयोग किया जाता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। जितने विद्यार्थी मेरी ये वीडियो अभी तक देख चुके हैं या देख रहे हैं या अब आगे देखेंगे, मैं आपसे बस इतनी विनती करता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पर आप लोग जुड़ जाएं। वहाँ पर आप लोगों के लिए 15 मई से हम लोग पूरे मेरे द्वारा बनाए गए हैंड रिटन नोट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोगों को उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। यदि आपको पसंद आता है तो ही करें, कोई यहाँ पर ज़बरदस्ती नहीं होती है। दिल से करेंगे तो यहाँ पर ये मानकर चलें, आप लोग इस चीज़ को, इसका पूरा बेनिफिट आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर उठाएंगे। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें, जोशी सर क्लासेस देवभूमि, वहाँ पर अच्छे से आपको, वहाँ पर हम लोग पूरा देखो, बहुत सारे विद्यार्थियों ने हमसे PDF ली है, हमारी कोर्स जो हम लोगों ने वहाँ पर पेड डाली हैं वो भी ली हैं। वो अगर सुन रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना इस चीज़ का कि आपको PDF कैसी लगी। देखो, आपके रिव्यू बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिससे और बाकी बच्चों का भी भला हो जाता है। तो जिन्होंने ली है ज़रूर उसमें कमेंट जरूर करना। आगे चलेंगे। लास्ट प्रश्न है आज का ये, विलयन किसे कहते हैं? महत्वपूर्ण है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। 2 या अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। ठीक है, याद रखना, समांगी मिश्रण है ये।
समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। विलयन वाला जो सॉल्यूशन वाला जो आपका चैप्टर है, आप लोग मेरे क्या कहते हैं चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ मैंने विलयन वाला पूरा डाल दिया है, अलग से बहुत अच्छे से मैंने सॉल्यूशन को समझाया है। कितने प्रकार के विलयन होते हैं ये भी मैंने अच्छे से बताए हैं। आज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? कल हम यहाँ पर दूसरा भाग लेकर आएंगे। मैंने सारे प्रश्न पूरी इस पीडीएफ में बनाए हैं। लगभग आप लोगों को ये मानकर चलें आज शाम तक ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जिसमें आप लोगों को 170 प्लस पूरे यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यदि आपको हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, आप चाहते हैं कि हम लोग ऐसी वीडियो आपके लिए रोज़ रोज़ लेकर आएँ, तो हम आपके लिए बहुत जल्दी से एक यहाँ पर इकोलॉजी पर, पारिस्थितिक तंत्र पर 2 घंटे की वीडियो बनाने वाले हैं, जिसमें आपके सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे। दूसरा, हम लोग यहाँ पर जितने भी एनवायरनमेंट साइंस के होंगे वो भी आपके लिए 2 घंटे के अंतर्गत पूरी वीडियो में पूरे इंपॉर्टेंट छोटे छोटे टॉपिक जो हैं उनको कवर कर रहे होंगे। हमारे द्वारा आपको पढ़ाया हुआ कैसा लगा? आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें, जिसका हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर पूरा लिंक डाला है, वहाँ जुड़ जाएं। दूसरा, हमारे चैनल पर ज़रूर जुड़ें, क्योंकि ये हमारा नया चैनल है। हो सकता है आप लोगों तक इसकी वीडियो नहीं पहुंचती हो, देर से पहुंचती हो, परंतु आप लोगों के लिए ये ज़रूर सिद्ध होगी, क्योंकि यहाँ पर सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, किसी ना किसी प्रीवियस ईयर में आपको देखने को मिलते हैं। लास्ट समय है, जितना जोर हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।